कहीं कोई चुपचाप सपनों के परों पर उड़ जाता है, तो कोई खामोशी से दूसरों के दर्द को अपना बना लेता है। लाइफलाइंस ऑफ इंडिया। लाइफलाइंस ऑफ इंडिया में आइए सुने उन अनमोल किरदारों की कहानी जो सिर्फ नायक नहीं बल्कि हमारे जीवन के असली मसीहा हैं। इलाज की दवाइयाँ तो बहुत मिल जाती हैं, लेकिन सही जीवन शैली और सोच देने वाले लोग कम ही होते हैं। आज बॉक्स एफएम पर हमारे साथ है एक ऐसे ही व्यक्तित्व जिन्होंने अपने चिकित्सा ज्ञान को शोध और समग्र दृष्टिकोण से जोड़कर ये साबित किया है कि बीमारी केवल दवा से नहीं बल्कि सही आदतों और संतुलित जीवन शैली से भी दूर रहती है। डॉक्टर राम अवतार शर्मा। 40 वर्षों से भी अधिक का चिकित्सीय अनुभव, आईसीयू के गंभीर मामलों से लेकर जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों तक, हर परिस्थिति में अपने धैर्य, ज्ञान और अनुभव से हजारों मरीजों को नई उम्मीद और जीवन दिया है। उनका मानना है कि ट्राइग्लिसराइड्स शरीर की बैटरी की तरह है, कम हो तो शरीर थक जाता है और ज्यादा हो तो दिल की धड़कन तक खतरे में पड़ सकती है। अपने क्लिनिकल अनुभव और वर्षों की शोध के माध्यम से उन्होंने एक आसान और वैज्ञानिक रास्ता बताया है। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, ध्यान और समय पर स्वास्थ्य परीक्षण। ये 4 सूत्र न सिर्फ ट्राइग्लिसराइड्स को नियंत्रित रखते हैं बल्कि दिल और दिमाग दोनों को लंबी उम्र तक मजबूत और सक्रिय बनाए रखते हैं। उनकी सोच केवल इलाज तक सीमित नहीं बल्कि बीमारी से बचाव और जीवन की गुणवत्ता को ऊंचा उठाना उनका असली मिशन है। बॉक्स एफएम सलाम करता है उस समर्पण और दृष्टिकोण को। दोस्तों, अगर आप उनसे सीधा जुड़ना चाहते हैं तो हमारा स्टूडियो नंबर है 0733990969 या फिर अपने सवाल बॉक्स एफएम के चैट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं। तो आइए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं द क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट, द लाइफस्टाइल मार्गदर्शक डॉक्टर राम अवतार शर्मा। सिर्फ बॉक्स एफएम पर। हेलो लिसनर्स, स्वागत है आप सभी का बॉक्स एफएम पर। मैं हूं अमायरा और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी। कैसे हैं सर आप? बस फाइन। क्या बात। आज एक ऐसा टर्म हमारे सामने डॉक्टर सर लेकर आए हैं, ट्राइग्लिसराइड्स। कई लोग इस बारे में जानते होंगे, कई नहीं जानते होंगे। आइए इसे आम आदमी की भाषा में समझते हैं। देखिए, इस धरती पर सिविलाइजेशन की कुछ बीमारियां होती हैं, ठीक है ना। तो उसमें एक तो क्या होती है कि जो जो हमारा सिविलाइजेशन ग्रो हुआ तो कुछ बीमारियां हमारे शरीर में प्रवेश करने लग गई या उसके फलस्वरूप उत्पन्न हुई। जैसे आप कह सकते हैं कि कैंसर है, आपके डायबिटीज़ है, आपके हाई ब्लड प्रेशर है। ये सब क्या है, सिविलाइजेशन की बीमारियां हैं। तो उन बीमारियों का जो बेस होता है वो होता है ट्राइग्लिसराइड। तो ट्राइग्लिसराइड को आपको समझना है तो आप ये समझिए कि ये एक तरह से जो आप एक्स्ट्रा कैलोरी आप कंज्यूम करते हैं, जैसे मान लो आपको 2000 कैलोरी चाहिए, आप 3000 कैलोरी ले लेते हैं, तो वो जो एक्स्ट्रा कैलोरी है वो बॉडी में स्टोर होती है। तो उसमें क्या होता है कि 3 तो फैटी एसिड यानी फैट के मॉलिक्यूल होते हैं और एक होता है उसमें ग्लिसरॉल जो शुगर का एक रूप है उसका मॉलिक्यूल, उसको हम ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। और ये होता क्या है कि कैलोरी को स्टोर करने का शरीर का एक तरीका होता है। ट्राइग्लिसराइड स्टोरेज होती है। जैसे कोलेस्ट्रॉल और इसमें फ़र्क है। कोलेस्ट्रॉल तो शरीर के कई अंगों का, उसके सेल्स के निर्माण में भी काम आता है, लेकिन ट्राइग्लिसराइड हैं वो सिर्फ जो है एनर्जी बनाने के, एनर्जी को स्टोर करने के काम आते हैं शरीर के अंदर। और वो ग्लूकोज या फ्रक्टोज है वो कन्वर्ट होता है जी स्टोरेज के लिए जी। तो वो जो ट्राइग्लिसराइड होता है और उसका हमारे स्वास्थ्य पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो क्या ये हर इंसान के शरीर में होते हैं या सिर्फ एक बीमारी से जुड़ा नाम इसे कहेंगे? नहीं, ये सब लोगों के शरीर में होते हैं। ये तो वही एनर्जी को स्टोर करने का तरीका है। देखिए, होता क्या है, एक समय था इस पृथ्वी के ऊपर जब हमें खाने को बहुत कम मिलता था। अभी हुआ क्या है कि इस आधुनिक समय में हमारे यहाँ खाने की कोई कमी नहीं है। एक बड़े ग्रुप के साथ वहाँ पर सुबह से लेके शाम तक खाना उपलब्ध है। तो वो जो इतना जब खाने की वस्तुएं आपके पास, इतना खाद्य सामग्री आपके यहाँ उपलब्ध है कि आप सुबह से शाम तक दिन में 4 बार 5 बार 6 बार कितना थोड़ा बहुत खाते रहते हो, तो इतनी कैलोरी आप कंज्यूम तो कर नहीं रहे हो। तो लाइफस्टाइल तो आपकी हो गई इनएक्टिव,
और आपकी जो खाने की सप्लाई है, जो कैलोरी की सप्लाई है, वो आपके कंटिन्यूस हो गई। तो उससे ये सिविलाइजेशनल जो है ना, ये हमारे जो जीवन शैली से आधारित बीमारियां हुई हैं, और उनका जो एक बड़ा कारण है वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं। और उस डिसऑर्डर को पैदा करने वाले एक कंपाउंड को हम कह सकते हैं, उसमें ट्राइग्लिसराइड एक है। जी, तो इसके कुछ सिम्टम्स कि हाँ हमारे शरीर में कितने इनफ हैं, ये कितने होने चाहिए? नहीं, ट्राइग्लिसराइड के अपने आप में कोई लक्षण नहीं होते हैं, तो जांच से पता चलता है। और उसमें आपको ध्यान रखना है कि यदि आप लेथार्जिक हो, आप सुबह से शाम बैठे रहते हो, आपका वजन बढ़ रहा है, तो फिर आपको इसके बारे में आपको जांच करवानी पड़ती है। अब देखिए, यहाँ मैं एक इम्पॉर्टेंट बात आपसे कहना चाहूँगा। ये जो पृथ्वी का जो बायोस्फीयर है, हमारा जो पूरा जो हमारा पृथ्वी का ढांचा है, ये ढांचा जीवन के फेवर में नहीं है। आप इसको आश्चर्य होगा, आपको अजीबोगरीब लगेगा, लेकिन पूरी पृथ्वी का जो ढांचा है वो जीवन के पक्ष में नहीं है। हम ऐसे समझें कि छत के किनारे पे खड़े हैं, हम एक पहाड़ी के शिखर के किनारे पर खड़े हैं और थोड़ा भी स्लिप हो जाएंगे तो हम विलुप्त हो जाएंगे। ये ऐसा इसलिए है कि इस धरती पर आज तक जितने भी जीव पैदा हुए हैं, उनमें से 99.9 यानी 100 में से 99 से भी ज़्यादा जीव हैं, वो ऑलरेडी विलुप्त हो चुके हैं। तो आज जितने भी जीव हमें नज़र आ रहे हैं, वो तकरीबन 0.1% जीव ही बचे हैं। और डेटा ऐसा इंडिकेट करते हैं कि एक समय धरती पे ऐसा भी आया था कि मनुष्य जाति भी शायद विलुप्ति के कगार से वापस आई है। अच्छा, हाँ, ये पूरा आपका इसका कारण बताता हूँ मैं आपको। बड़ा सिंपल सा उदाहरण देना चाहता हूँ। आप इमेजिन करो कि मकान बनाने की विधि हमारे पूर्वजों ने नहीं सीखी होती, जी, यदि अग्नि की खोज नहीं हुई होती, और हम जो वस्त्र पहनते हैं, जैसे सर्दियों के अंदर भारी भरकम वस्त्र पहनते हैं, गर्मियों के अंदर हम ठंडे वस्त्र पहनते हैं, यदि इनका इन्वेंशन नहीं हुआ होता, तो आप इमेजिन करो जो आपके साउथ नॉर्थ पोल पे लोग रह रहे हैं, अमेरिका के जो एक ठंडे इलाके में रह रहे हैं, पूरा ऑलमोस्ट यूरोप के अंदर रह रहे हैं, आप इंडिया में देखो तो जैसे आप अमृतसर है, चूरू है, इधर का एरिया, या पूरा का पूरा उत्तराखंड है, शिमला है, और हिल स्टेशंस जितनी हैं जहाँ इतनी ठंड बर्फबारी होती है ज़ोरदार, कश्मीर वगैरह हैं, उधर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का बड़ा हिस्सा, क्या आप सोचते हो वहाँ इंसान जिंदा रह सकता था? कपड़े नहीं हो, मकान नहीं हो, आग नहीं हो, मकान को गर्म करने के साधन नहीं हो, तो लोग गर्मी से विलुप्त हो जाएंगे, उस एरिया से वो क्षत हो जाएंगे। और उसका मैं उदाहरण देता हूँ, जैसे मैं अपने ही बचपन को कलेक्ट करता हूँ, तो मेरे अपने गांव में जब मेरे बचपन में मैं देखता था कि आकाश में 500, 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार चील या गिद्ध का झुंड चलता था। इतना कि आकाश है वो तकरीबन दिखता नहीं था, जैसे बादल आ गए हो, ऐसे मैंने देखे हुए हैं। आज वहाँ पे एक भी चील नहीं है, आज वहाँ एक भी गिद्ध नहीं है, वो सारे विलुप्ति के आसपास हैं। हम पढ़ते भी रहते हैं कि गिद्ध हैं विलुप्ति के आसपास हैं, चीलें बहुत कम हो गई हैं। तो इसमें जीव यहाँ बनते रहते थे और उसमें से बहुत सारे विलुप्त हो गए। और अब नया जीवन तो कोई बहुत नया जीव तो विकसित हो नहीं रहा है, पिछले कोई सैकड़ों हज़ारों सालों से कोई नया जीव विकसित नहीं हुआ है। उल्टा जो पहले थे वो गायब हो गए, ठीक है ना। तो इट मीन्स हमारा पृथ्वी पर रहना है वो कोई निश्चित नहीं है, हम बिल्कुल किनारे पे खड़े हैं। अब उस किनारे पे खड़े होने का यदि हमें पता ही नहीं है तो नेचुरल हम उसकी सावधानियां नहीं बरतेंगे, एक समय ऐसा आएगा कि हम विलुप्त हो जाएंगे। और विलुप्त होने का जो बड़ा कारण है, एक जो माना जाता है, वो है कि आप के शरीर में आवश्यकता से अधिक कैलोरी आप कंज्यूम करते हो, तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा अब क्या हो गया है कि हमारी लाइफ में एक्टिविटी के बजाय, क्रियाशीलता की बजाय, ठीक, क्रियाशीलता की बजाय अब हम क्या करते हैं कि हम निष्क्रिय रहना पसंद करते हैं। हम सब काम ऐसा करना चाहते हैं जहां मेज़ कुर्सी पे बैठे बैठे सुबह से शाम तक काम करें। हमारे शरीर की ये आदतें पड़ती जा रही हैं। हम पैदल चलना नहीं चाहेंगे, छोटी दूरी के लिए भी हमें कोई न कोई साधन चाहिए। अब छोटी छोटी आपको देखो साइकिल्स ऐसे आ गई हैं जिनको एक आदमी खड़ा खड़ा सिंगल पर्सन के लिए 1-2 मैंने चलते देखे, ऐसे ऐसे छोटे सिंगल व्हील की जो आ गए हैं, मतलब चलने वाला। तो आपको आप नियर बाई एरिया में नहीं चलना चाहते हो, गोल्फ कोर्स में गोल्फ खेलने जाते हैं, वहाँ भी कार्ट चाहिए आपको। बड़े बड़े मॉल्स के अंदर भी छोटे छोटे वो आ गए हैं साइकिल टाइप, जो
बैटरी ऑपरेटेड, उससे लोग चलते फिरते हैं। तो उन सब का जो कैलोरी कंजम्पशन तो है एक्स्ट्रा, और उसका खर्चा आप कम कर रहे हो, तो उसके फलस्वरूप जो चीज़ हमारे शरीर में डिपॉजिट होती है उसका नाम है ट्राइग्लिसराइड। एनर्जी को बॉडी ट्राइग्लिसराइड के रूप में अपने अंदर रखती है। और ये ट्राइग्लिसराइड क्या होता है, जो ही एक्स्ट्रा आप शुगर, क्योंकि इसमें कारण क्या है कि विकास के साथ शुगर कंजम्पशन बढ़ा है। जो इसका आधार है वो है किसी न किसी रूप में हम लोग चीनी को ज़्यादा काम में लेने लगे हैं, किसी न किसी फॉर्म में। चीनी का मतलब कार्बोहाइड्रेट्स पूरे इन जनरल, क्योंकि वो इजी टू कुक हैं, प्रिजर्व भी ज़्यादा किए जा सकते हैं, उनमें अपने स्वाद होता है, उनके अंदर बहुत सारे आप मसाले या प्रिजर्वेटिव डाल के सुबह का बनाया हुआ 2 दिन तक आप खा सकते हो गर्म वगैरह करके जैसे तैसे। तो वो प्रिजर्वेटिव के रूप में बहुत सारी जो शुगरी सिरप वगैरह हैं लंबे टाइम तक प्रिजर्व हो जाती हैं। तो उन सब की वजह से क्या है कि हमारा कार्ब्स का कंजम्पशन बहुत बढ़ गया है जी। और ज़्यादा कार्ब्स, जैसे आपने कहा कि इसकी वजह एक मेजर रीज़न है, ज़्यादा अल्कोहल, ये सब भी क्या इसके एक मेजर कारण है? हाँ, उसमें आएंगे हम। अब होता क्या है, देखिए हमारी डाइट में ऐसा नहीं कार्ब्स नहीं होने चाहिए। कई लोग ये बात हमारी सुन के ऐसे माने कि साहब हम कार्ब्स को 0 कर दें। नो, हमारी जो टोटल कैलोरी का रिक्वायरमेंट है उसमें यदि हम 40% तक कार्ब्स लेते हैं तो हमारे पे कम से कम ट्राइग्लिसराइड जैसी बढ़ने वाली जो बीमारियां होती हैं वो नहीं होंगी। बेहतर यह है कि 30% कार्ब्स हो, 70% प्रोटीन या फैट से हम एनर्जी लें। और कुछ विशेष परिस्थितियों में कार्ब्स को हम 20 या 10% तक भी लेते हैं, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन इन जनरल 40% तक कार्ब ले सकते हैं, और कोशिश होनी चाहिए कि हम 30% के आसपास हमारी जो टोटल कैलोरीज हैं वो कार्ब से लें, और बाकी की सारी जो एनर्जी है वो हम फैट से लें, और 30% के आसपास हम प्रोटीन से लें। यानी कि बैलेंस डाइट। वो बैलेंस डाइट होगा तो वो संतुलन होगा, तो फिर कैलोरी का एक्यूमुलेशन आपकी बॉडी में कम होगा जी। अब हाँ? जी बोलिए। अब इसमें क्या होता है कि ऐसा देखा गया है, जैसे अमेरिका में स्टडी हुई तो वहाँ पाया गया कि करीब 70% लोगों के जो भोजन उनका होता है उसमें फाइबर की, रेशे की बहुत कमी होती है। क्योंकि लोग जैसे बर्गर, पिज्ज़ा, इस तरह की चीज़ें जो फ़ौरन खाई जा सकें, हमारे यहाँ भी जैसे हम इन जनरल देखते हैं जल्दी में लोग क्या खाते हैं, कोई पास्ता खा रहा है, कोई आपका पाव खा रहा है, और कोई अब तो ऑप्शंस भी इतने ज़्यादा हो गए, कोई रस खा रहा है, कोई इस तरह की चीज़ें हम ज़्यादा खाते हैं। और फास्ट फूड तकरीबन सारे कार्ब रिच होते हैं। तो इन सब में फाइबर नहीं होता है, मैदे की चीज़ें होती हैं ज़्यादातर, मैदे में फाइबर नहीं होता है। तो फाइबर क्या होता है कि आपके शुगर को ट्रैप करता है, तो वो आपके शरीर में जो आंतों से तुरंत एब्जॉर्ब नहीं होती, तो वो वहाँ पर उसको रोक लेता है, तो कुछ तो आपके शरीर से बाहर निकल जाती हैं, और बाकी जो एब्जॉर्ब भी होती है ना वो धीरे धीरे एक लंबे समय में एब्जॉर्ब होती हैं। और फाइबर कम होगा तो वो तुरंत एब्जॉर्ब हो जाएंगे, तो ओवरलोड हो जाएगा। अब जो कार्ब्स का ओवरलोड होगा तो कुछ तो आपके मसल में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो जाएंगे, कुछ आपके लीवर में स्टोर हो जाएंगे। लेकिन लीवर की एक कैपेसिटी होती है, उससे ज़्यादा लीवर इनको स्टोर नहीं कर सकता। तो फिर बॉडी क्या करती है, उस ट्राइग्लिसराइड को लीवर से एक VLDL करके एक कोलेस्ट्रॉल का होता है पार्ट, लाइपोप्रोटीन कहते हैं उसको, वो इसको वेरी लो डेंसिटी, वो इस ट्राइग्लिसराइड को पिकअप करता है, और वो ले जाके आपकी कुछ तो कोशिकाओं में एनर्जी नीड के लिए सप्लाई कर देता है, बाकी वो सारा आपके बॉडी में फैट के रूप में स्टोर करता है। आपके पेट में जैसे फिर पेट बड़ा सा हो जाता है, मांसपेशियों के अंदर हो जाता है, पैरों के अंदर होता है, हाथों के अंदर होता है। ओबेसिटी यानी मोटापा उसी से पैदा होता है। और VLDL जब इसको रिलीज़ करता है तो रिलीज़ करके वो LDL कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको आप बहुत बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हो। तो इट मीन्स जो ट्राइग्लिसराइड यदि बढ़ेगा तो उसको कैरी करने में VLDL भी बढ़ेगा, और VLDL जब बढ़ेगा और वो जब ट्राइग्लिसराइड को डिलीवर करेगा तो LDL यानी बैड कोलेस्ट्रॉल भी आपका बढ़ जाएगा। अब चाहे आपका ट्राइग्लिसराइड हो और चाहे आपका LDL कोलेस्ट्रॉल हो, ये दोनों ही इन्फ्लेमेटरी होती हैं। इन दोनों से शरीर की कोशिकाओं में सूजन पैदा होती है, जिसको और प्रज्वलन कह सकते हो आप हिंदी के अंदर। तो उससे शरीर की कोशिकाएं फूली हुई रहती हैं, और उनमें फिर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स 10 तरह के पैदा होते हैं,
और उसी का परिणाम ये होता है कि जो हम लोगों के अंदर जो आप तेज़ी से देख रहे हैं कि हर आदमी किसी न किसी उम्र में अचानक उसके डायबिटीज़ हो रही है, अचानक उसके बीपी हाई पाया जा रहा है, कैंसर सडनली डेवलप हो जाता है, और इसके अलावा आपके अल्जाइमर की संख्या बढ़ रही है, और एक इंसैनिटी कहते हैं जिनको, जो आदमी अपनी जो मानसिक सुदृढ़ता है वो खो देता है। तो ये सारी की सारी बीमारियां, इसके अलावा जो डिप्रेशन, अवसाद कहते हैं जिसको हिंदी में, वो डिप्रेशन बढ़ रहा है। तो इन सब के जो पीछे जो कारण है ना, वो आपका आवश्यकता से अधिक कैलोरी इनटेक है। तो वो अब होता क्या है कि कैलोरी इनटेक आप कर रहे हो क्योंकि आप एक बेहतर समय में पैदा हुए हो कि आपको जब चाहो जब खाने को मिल जाता है। ऐप खोला, ऑर्डर किया, हाजिर खाने को मिल जाए, और घर में हर समय खाना पड़ा रहता है, कुछ न कुछ चीज़ सदा पड़ी रहती है। इवन जैसे मैं अपने बचपन की बात करूं तो सुबह एक बार खाना बनता था, फिर दिन में आपको खाने को कुछ भी नहीं मिलता था। ये प्रैक्टिकल है, इन जनरल कहीं भी नहीं मिलता था। तो लोगों का नेचुरल उनके पास एक तरह की इंटरमिटेंट फास्टिंग हो जाती थी। और शाम को चूँकि उस ज़माने में इलेक्ट्रिसिटी वगैरह होती नहीं थी, तो मान लो सूर्यास्त से पहले ही खाना खाना है, अदरवाइज़ तो बहुत अंधेरा हो जाएगा तो आप खा नहीं पाओगे। तो लोग 5 बजे खाना खाते थे, फिर सुबह 10 बजे खाते थे। तो इट मीन्स 12-15 घंटे की इंटरमिटेंट फास्टिंग हर एक व्यक्ति की होती थी। तो उसकी जो कैलोरी वो बर्न हो जाती थी, तो ट्राइग्लिसराइड बढ़ते नहीं थे। और अब जो ट्राइग्लिसराइड हैं वो तकरीबन हर दूसरे आदमी के आप देखोगे तो बढ़े हुए मिलेंगे। और ट्राइग्लिसराइड इन जनरल जो इनकी जो मेजरमेंट है उसमें करीब 150 से नीचे रहने चाहिए, 199 तक बॉर्डर लाइन है, और 500 तक मॉडरेट इंक्रीज है, और 500 से ऊपर है तो वो डेंजरस है। मतलब डॉक्टर, हाई कोलेस्ट्रॉल और हाई ट्राइग्लिसराइड में मेजर डिफरेंस क्या हुआ? नहीं, मतलब ट्राइग्लिसराइड 2 तरह से बढ़ता है। एक तो कुछ लोगों में तो जीन्स के अंदर होता है, जेनेटिकली, उनमें तो ये 2-2000 तक भी चला जाता है। और उनमें बिना दवा के ये कंट्रोल नहीं होता, आप उनको तो मेडिसिन लेनी ही पड़ेगी लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ में। और अदरवाइज़ मैंने कहा ना कि कोलेस्ट्रॉल में खाली एलडीएल कोलेस्ट्रॉल से ही आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है। अदरवाइज़ तो कोलेस्ट्रॉल तो एक बॉडी बिल्डिंग मटेरियल है, वो शरीर का निर्माण भी करता है। और ट्राइग्लिसराइड है वो एनर्जी का स्टोरेज है। और ग्लूकोज, बेसिकली ग्लूकोज या फ्रक्टोज, जैसे आप एक फल खाते हो तो फल खाने से इतना ट्राइग्लिसराइड नहीं बढ़ेगा। उसी फल का यदि आप जूस पीते हो, 2-2, 3-3 गिलास आपने जूस पी लिए, खास करके यदि जो प्रिजर्व किया हुआ जूस है, जो बाज़ार से आता है जूस, जिसमें वो आपके जानते सिरप बेस के अंदर आता है, या कोई सिरप बेस वाली बहुत सारी खाने की चीज़ें हैं, या आपके आइसक्रीम जैसी चीज़ें होती हैं, तो ये यदि आप ज़्यादा कंज्यूम करते हो तो ये फिर एनर्जी को स्टोर कैसे किया जाए। तो ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल में ये फ़र्क है कि कोलेस्ट्रॉल तो एक बॉडी बिल्डिंग मटेरियल है, शरीर के निर्माण करने का एक कंपाउंड है, और आपका जो ट्राइग्लिसराइड है वो सिर्फ आपकी ऊर्जा को स्टोर करने का एक तरीका है। तो यदि आप आवश्यकता से अधिक ऊर्जा अपने शरीर में नहीं कंज्यूम करते हैं, उसका उपयोग नहीं करते हैं, तो आपका ट्राइग्लिसराइड नॉर्मल रहता है। ये दोनों में फ़र्क है बेसिक। ट्राइग्लिसराइड्स को डॉक्टर अक्सर ना हार्ट रेट से, हार्ट कार्डियक अरेस्ट से जोड़ा जाता है, कहीं ना कहीं हार्ट डिजीज़ का भी खतरा माना जाता है, ऐसा क्यों? नहीं, वो इसलिए है कि मैंने कहा ना ये इन्फ्लेमेटरी होती है। ये जैसे आपके रक्त में मान लो ट्राइग्लिसराइड बहुत ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, ये जो कोशिकाएं हैं, जैसे मान लो जो ही आपका ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा हुआ तो आपकी कोशिकाओं के अंदर सूजन होगी। जो रक्त नलियां हैं उनकी जो कोशिकाएं उसमें सूजन होगी। सूजन होने के बाद में वहाँ पर कैल्शियम डिपॉजिट होने लग जाएगा, सूजन होते हुए ट्रैप होने लग जाएगा, फिर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसकी वजह से वो जो हृदय की और शरीर की दूसरी जो रक्त वाहिनियाँ हैं वो पतली पड़ जाएंगी। उनके नैरो पड़ने से क्या होता है कि फिर वहाँ पर ब्लड का कोई क्लॉट जम जाता है, तो उसके फलस्वरूप वहाँ पर आपके या तो लकवा होने के चांस या हार्ट अटैक होने के चांस बढ़ जाते हैं। और या फिर ऐसा होता है कि वो जो रक्तवाहिनी पतली पड़ जाती है लंबे समय के अंदर, उसमें फाइब्रोसिस होती है, खूब सारा कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है, तो उनका जो रास्ता है वो पतला हो जाता है। तो पतला रास्ता होने से आपके खून का प्रवाह उसमें कम हो जाता है। तो उसके फलस्वरूप आपको क्या होता है, जैसे अल्जाइमर जैसी बीमारियाँ, यानी आपका ब्रेन है वो छोटा हो जाता है। तो इंसैनिटी या जो सेनाइल चेंजेस कहते हैं कि उम्र के हिसाब से याददाश्त कमज़ोर होने लग गई, वो हो गई। प्लस
आप तेज़ चलोगे तो आपका सांस फूलने लग जाएगा, धमनियाँ पतली हो जाएंगी, हृदय की भी धमनियाँ पतली हो जाएंगी, तो फिर आपको बाईपास सर्जरी वगैरह उसमें जाना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें, ट्राइग्लिसराइड हाई होगा तो उसके लंबे समय के अंदर ये परिणाम हमारे सामने आते हैं। जी, अगर किसी को चेक करवाना हो कि हम में कितना लेवल है ट्राइग्लिसराइड्स का, तो क्या है इसकी विधि या कैसे मापा जाता है? मैं ये राय दूंगा कि यदि आपको ट्राइग्लिसराइड नपवाना है तो खाली पेट इसकी जांच करवानी चाहिए, रक्त से इसकी जांच होती है। क्योंकि खाना खाने से यदि उसमें ग्लूकोज तो होता ही है, हमारे खाने में कार्ब्स तो होते हैं, तो आपका ट्राइग्लिसराइड है वो आवश्यकता से ज़्यादा आ जाएगा, क्योंकि उसमें वो शरीर के अंदर आपके रक्त में प्रविष्ट हो रहा है जी। तो जो इसकी आदर्श स्थिति तो सदा यही मानी जाएगी कि जब भी आपको ट्राइग्लिसराइड की जांच करवानी है तो सुबह खाली पेट करवाई जाए, खाना खाने से पहले करवाई जाए, या फिर खाना खाने के करीब 5-6 घंटे बाद में करवाई जाए। जी, अगर किसी को पता चले कि हाँ हमें ट्राइग्लिसराइड का लेवल ज़्यादा है, तो क्या क्या बदलाव वो अपनी जीवन शैली और अपनी खान पान की आदतों में ला सकते हैं जिससे इसका स्तर कम किया जा सके? देखिए, जो ही आपको पता चले कि मेरा ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है तो 4-5 चीज़ें करनी ज़रूरी होती हैं, वो तुरंत एक्शन लेना चाहिए उसमें। एक तो ये है कि खाने के अंदर आप अपने चीनी या सिरप या फ्रूट जूसेस हैं, खास करके जो प्रिजर्व्ड होते हैं, जो बाज़ार के अंदर मिलते हैं, बॉटल्ड आते हैं, उन सबको आप तुरंत प्रभाव से बंद कर दो। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर ये होती है कि आप एक्सरसाइज को, क्योंकि आपको कैलोरी बर्न भी करनी है, आप जो कैलोरी कंज्यूम कर रहे हो उनको आपको बर्न करना है, तो उसके अंदर क्या होता है कि आपको अपना एक्सरसाइज का एक शेड्यूल बनाना ज़रूरी है कि आप डेली कम से कम 15-20 मिनट से लेके 45 मिनट तक अलग अलग तरह की आप कसरत जो भी करें। तो ये दो तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होते हैं। और इसके अलावा क्या होता है कि खाने के अंदर आप जैसे एक अच्छी फ़ैट होती है, ओमेगा 3 फैट कहते हैं, तो आप ओमेगा 3 फैट आजकल कैप्सूल के फॉर्म में भी आती है, और भोजन के अंदर जैसे आप अखरोट के अंदर अच्छी होती है, आपके जो अलसी के बीज होते हैं फ्लैक्स सीड उसके अंदर होती है, और जो लोग फ़िश खा सकते हैं तो उनके अंदर साल्मन है, टूना है, मैकरेल है, जो फैटी फ़िश कहते हैं, तो उनमें दे आर रिच इन ओमेगा। तो उन सब की वजह से ये आप ट्राइग्लिसराइड को नियंत्रित कर सकते हो। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है, वो है एक्सरसाइज, सक्रिय जीवन शैली, निष्क्रियता को कम करो, और अपने कैलोरी इनटेक को प्लस ओबेसिटी, मतलब मोटापा जो है ना, आवश्यकता से अधिक यदि आपके शरीर में वज़न है तो वो ट्राइग्लिसराइड ही है, या मान के चलिए यदि प्रोटीन से बनी हुई मसल्स हैं वो तो आप अलग हटा दीजिए, उस वज़न से मैं नुकसान होना नहीं मानता। लेकिन यदि आपका बिना मसल डेवलपमेंट के यदि आपके शरीर का वज़न बढ़ा है तो वो ट्राइग्लिसराइड की वजह से ही हुआ है, तो उसको नियंत्रित करना बहुत ज़रूरी है। जी, चैट बॉक्स में आपके लिए बहुत सारे सवाल हैं इससे रिलेटेड। सबसे पहले राम निवास जी हैं, लिख रहे हैं, नमस्कार सर, डॉक्टर साहब हमेशा ही रोचक जानकारी देते हैं। इतनी सारी बीमारियां हैं जिनके बारे में जानकारी ही बचाव का काम करेगी। मुझे लगता है आज की जीवन शैली के कारण इन बीमारियों से बचना मुश्किल लगता है। कुछ नहीं, मेरी समझ में जीवन शैली बदल लो, बड़ा आसान है बीमारियों से मुक्ति। देखिए, मैं इस समय हम सबसे बेहतर स्थिति में राम निवास जी, क्योंकि इस समय हमें इतना कुछ जानकारी मिल रही है जो पहले कभी थी नहीं इतिहास के अंदर। और देखिए, बड़ी एक अच्छी सी बात है कि तकरीबन सारी की सारी अच्छी जानकारी हमें निःशुल्क मिल रही है, हमें सिर्फ उस जानकारी तक पहुंचने की ज़रूरत है। तो जीवन शैली बदलिए, और मैं मानता हूं कि तकरीबन जो 4-5 जो सबसे ख़तरनाक बीमारियां हैं, जो मैं कहता हूं क्रोनिक डिजीज़ जिनको कहते हैं, या जो सभ्यता के जो रोग हैं, और वही ज़्यादा खतरनाक है और वही हमारे लिए जीवन को सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं, वो सबको रोका जा सकता है। इसलिए निराश होने की ज़रूरत नहीं है, जानकारी बढ़ाइए और वो परिवर्तन लाइए, छोटे छोटे तो परिवर्तन है। जी, रमेश लिख रहे हैं, अगर मेरी रिपोर्ट में ट्राइग्लिसराइड्स थोड़े बड़े हुए आए हैं तो क्या मैं तुरंत दवाई शुरू कर दूं या सिर्फ लाइफस्टाइल बदलना काफ़ी है? देखिए, मैं तो लाइफस्टाइल बदलने की ही राय दूंगा। दवा क्या करेगी, वो खाली ट्राइग्लिसराइड को कम करेगी, लेकिन उस प्रोसेस को तो कम नहीं करेगी। और फिर यदि जैसे मान लो आपको मैं दर्द की दवा दे दूं और आपके सिर पे डंडा मारता रहूं, तो दर्द कम थोड़ी होगा। दर्द तो तब कम होगा जब आपके सिर पे डंडे की मार बंद हो। तो यदि आप कैलोरी वैसे ही लेते जा रहे हो,
आप जीवन शैली में परिवर्तन नहीं ला रहे हो, आप अपने शरीर को श्रम के रूप में काम में नहीं ले रहे हो, खाली गोली खा के कम करोगे तो जो जिस वजह से आपके ट्राइग्लिसराइड बढ़े हैं वो कारण तो नहीं हटाना, हमें उस कारण को उठाना है। हमें हमारे कैलोरी को संतुलन में लाना है जी। और हम सिर्फ खाने के लिए खाना नहीं खाएं, हमें ये मान के, हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए कि साहब हमें इस तरह से खाना खाएं हम कि हमारी कैलोरी का बैलेंस हो, हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में फाइबर जाएं, पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन जाए, पर्याप्त मात्रा के अंदर अच्छी वाली फैट जाए जिसको हम अनसैचुरेटेड फैट कहते हैं, और एक थोड़ी मात्रा के अंदर तुरंत ऊर्जा के लिए हमें ग्लूकोज भी चाहिए, हमें फ्रक्टोज भी चाहिए, लेकिन वो एक निश्चित मात्रा में। आपके टोटल जो कैलोरी का करीब 20 से 30% आदर्श स्थिति में, और यदि आप ज़्यादा श्रम करते हैं जैसे कोई मजदूर है और है तो उनको 40% तक जो है वो आराम से वो कार्ब्स ले सकते हैं। जी। रवि पूछ रहे हैं, सामान्य इंसान को साल में कितनी बार ट्राइग्लिसराइड्स की जांच करवानी चाहिए? देखिए, वैसे तो यदि आपकी जीवन शैली अच्छी है ना तो आप 5-4 साल में भी एक बार करा लो, मोर देन सफिशेंट, और नहीं कराओ तो भी चलता है। मैं कहता हूँ आपको पता होना चाहिए कि मैं ज़िंदगी कैसे जी रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई आप लैब में जाओ, आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो फिर आपको साल में एक बार करवा लेना चाहिए, परिवार में किसी की हो तो। और यदि आपको लगता है कि मेरी लाइफ स्टाइल है वो अच्छी नहीं है तो फिर आप 2-1 साल में एक बार करवा लो। ज़्यादा आए तो फिर वो अपने डॉक्टर की सलाह के हिसाब से आप काम करो। और मेरी समझ में तो देखो, आप हमारी ये टॉक सुनो, इससे आप इंस्पायर हो। इसको हम यूट्यूब पे भी डॉक्टर रामावतार हेल्थ बॉक्स के नाम से हम इसको अपलोड करते रहते हैं, तो आप बार बार सुनो टॉक को। तो उससे क्या होगा कि धीरे धीरे सुनने से आप में चेंज आता है। क्यों, हमारा जो मस्तिष्क है जो चीज़ सुनता है बार बार तो उस पे वो अपने आप एक्ट करने लग जाता है। एक सिस्टम है, ऑटोमेटिक सिस्टम है। तो जैसे आपको बचपन से जैसे कहा जाता है कि नमस्ते करो बड़ों को, तो आप फिर लाइफ लॉन्ग ऐसा करने लग जाए। तो वैसे आप सुनोगे तो वो चेंज आएगा, क्योंकि आपका ब्रेन है वो, उसमें नया नॉलेज का इनपुट आएगा, प्लस जो कहने वाले की बात से आप थोड़े इंस्पायर भी होते हो। तो फिर धीरे धीरे आप अपनी लाइफ स्टाइल को बदल सकते हो जी। और सिर्फ जांच करा करके फाइलें मोटी करना वो अपने आप को धोखा देना है। एक्शन कीजिए जी। मीनाक्षी जी पूछ रही हैं, क्या बच्चे और टीनेजर्स में भी ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ सकते हैं या ये सिर्फ बड़ों की बीमारी है? एक्चुअली में मेरा ही मानना है, और बहुत सारे, मेरा अकेले का नहीं है, मतलब जो रिसर्च बेस्ड जो लोग मेडिकल साइंस की जो प्रैक्टिस करते हैं उनका ये मानना है कि चाहे हाई बीपी हो, चाहे कैंसर हो, चाहे आपका एल्जाइमर हो, चाहे पार्किंसोनिज्म हो, चाहे डिप्रेशन हो, और इस तरह चाहे डायबिटीज़ हो, चाहे यूरिक एसिड बढ़ा हुआ हो, ये सारी की सारी बीमारियां हमारे बचपन से शुरू होती हैं। करीब 18 से 20 साल के आसपास ये हमारे शरीर में पैदा होने शुरू होती हैं, एक बड़ी संख्या में। ये नहीं कि सबके ऐसा है, एक बड़ी संख्या में। जेनेटिक्स वालों को अलग हटा दो, जिनकी जीन्स के अंदर होती हैं उनको थोड़ा अलग रख दो, बाकी सामान्य में तो ये बचपन में शुरू होती हैं। इसलिए शरीर का ध्यान तो मैं सोचता हूँ कि बचपन से ही, बच्चा जो ही 10-12 साल का हो जाए, 15 साल का मान लो आप, जो अच्छी ग्रोथ हो जाए, तो उसके बाद में उसकी जीवन शैली है, हमें तुरंत उस पर ध्यान देना चाहिए। हम कोई रेस्ट्रिक्शन के नहीं कह रहे हैं। आप हफ्ते में मान लो चीज़ों को एंजॉय करना चाहते हो, आप फास्ट फूड खाना चाहते हो, अरे बाबा 7 दिनों में एक टाइम कोई रख लो, एक इवनिंग रख लो आप। अदरवाइज़ आपको 6.5 डेज तो बैलेंस्ड खाना खाना चाहिए। क्रेविंग है, बहुत इच्छा होती है, हफ्ते में एक दिन चलो मन मर्जी कर ली, एक टाइम, वो भी दोनों टाइम नहीं रिकमेंड करूँगा मैं जी। और उसी तरह से जैसे आपने अल्कोहल का पूछा, तो अल्कोहल में तो कैलोरी खूब होती हैं, इसलिए वो शराब पीते आदमी बहुत तुरंत एक्टिव हो जाता है। इट मीन्स डायरेक्ट कैलोरीज आ रही हैं, तो उतना कंज्यूम तो करते नहीं, जो लोग बैठे रहते हैं। फिर इन जनरल जो अल्कोहल लेते हैं तो साथ में लोग क्या है, भुजिया खाते हैं, इस तरह की चीज़ें खाते हैं और ज़्यादा मात्रा में खाते हैं जी। तो आवश्यकता से अधिक यदि आप अल्कोहल लेते हो तो निश्चित रूप में ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है उससे, तो उसमें आपको नियंत्रित रखना चाहिए। अप टू 60 ml तो कोलेस्ट्रॉल, इसका ट्राइग्लिसराइड पे उसका फ़र्क नहीं आता है, लेकिन 60 ml से जो ही ज़्यादा आप क्रॉस करते हो तो निश्चित रूप से आपके ट्राइग्लिसराइड्स है उसका लेवल
उसे बढ़ता है। जी, बहुत सारे और भी सवाल हैं या। चैट बॉक्स में और बहुत सारी बातें अभी इस पे बाकी करनी है हमें। मैं हूं अमायरा, मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर राम अवतार शर्मा सर और हम बात कर रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे जिसका नाम है ट्राइग्लिसराइड्स। कैसे ये हमें अफेक्ट करता है, कैसे हमारी जीवन शैली को अफेक्ट करता है, और उसी से जुड़े कुछ सवाल चैट बॉक्स में भी मौजूद है। सबसे पहले अक्षता लिख रही हैं, वेजिटेरियन लोगों में ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ने के कारण क्या अलग होते हैं नॉनवेज खाने वालों से? देखिए, मैंने बताया ना कि जैसे नॉनवेज में भी आदमी क्या खाता है, पहले तो ये बात कर लें। तो यदि नॉनवेज में कोई फ़िश लेता है या लीन मीट जिसको कहते हैं, जैसे चिकन वगैरह, ठीक है ना, या आपने एग ले लिया, खास करके एग वाइट, तो उनमें तो ट्राइग्लिसराइड नहीं बढ़ता क्योंकि वो प्रोटीन रिच होते हैं और उसमें कार्ब्स कम होते हैं। ज़्यादातर ट्राइग्लिसराइड है वो वेजिटेरियन लोगों में बढ़ता है क्योंकि वेजिटेरियन लोग जो है, ज़्यादातर वेजिटेरियन खाना है वो कार्बोहाइड्रेट से ही रिच होता है और वेजिटेरियन डाइट में चीनी का या सिरप का ज़्यादा यूज़ होता है। नॉन वेज के अंदर तो यूजुअली सिरप नहीं होता है, एक्सेप्ट फॉर जैसे मटन वगैरह, इस तरह की जो कैटेगरी है वो यदि कोई ज़्यादा खाता है तो उसके अंदर ट्राइग्लिसराइड बढ़ने के चांस होते हैं। अदरवाइज़ वेजिटेरियन में ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा बढ़ता है। जी, अगला सवाल नरेश जैन लिख रहे हैं, डायबिटिक लोगों को हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ थोड़ा खाने की एडवाइस की जाती है, मतलब भूखा नहीं रहना चाहिए, तो क्या करना चाहिए? आप कहते हैं कि 6-7 घंटे फास्टिंग होनी चाहिए, क्या ठीक है इनमें से? नहीं, ऐसा कहीं नहीं है कि डायबिटीज़ वालों को हर 2-3 घंटे से खाना चाहिए। ये राय पहले बीच में एक बार इसका प्रचलन हुआ था, लेकिन ये सही नहीं है क्योंकि हम कोई भी खाएंगे नरेश जी तो हमारी पूरा एक सिस्टम चालू होता है, एक मेटाबॉलिक पूरी एक्टिविटी बॉडी के अंदर चालू होती है। तो डायबिटीज़ वालों को यह है कि उनको जैसे लंबे समय तक फास्टिंग नहीं रखनी चाहिए क्योंकि उनका शुगर लो होने का डर रहता है। वो दवा ले लेते हैं, वो नहीं खाएंगे तो शुगर लो हो जाएगी। अदरवाइज आप डिसिप्लिन तरीके से 2 टाइम आप खाना खाते हैं सुबह शाम और एक हल्का ब्रेकफास्ट लेते हैं लाइट अर्ली मॉर्निंग के अंदर, तो वो दैट इज़ मोर देन एनफ। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हर 2 घंटे से डायबिटीज़ वालों को खाना चाहिए। ये एक ऐसे ही बीच में जो कई बार है ना, जो मिथ्या या भ्रांतियाँ पैदा हो जाती हैं समाज के अंदर, ये उस भ्रांति का हिस्सा है। कहने का उस मतलब है कि उनको व्रत वगैरह नहीं करने चाहिए जिनको डायबिटीज़ होता है क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म है वो अस्थिर होता है, स्थिरता की कमी होती है उसके अंदर। यही ध्यान रखना चाहिए अपने को। जी, प्रतिभा लिख रही हैं, क्या योग और मेडिटेशन से भी ट्राइग्लिसराइड्स कम किए जा सकते हैं? योग से अभी मैं कहना चाहूँगा, मैं फिर यहाँ वो बता देना चाहूँगा जी, योग का सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है। जो रियल योग कहते हैं, एक तो योगिक एक्सरसाइज हैं वो तो एक्टिविटी के लिए चाहिए, वो तो एक कसरत हो गई आपकी, तो उनका तो अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और दूसरा जो योग होता है जिसमें आप ध्यान करते हैं, ध्यान योग जैसे कहते हैं, उससे 2 फायदे होते हैं हमें। एक तो हमारे जो स्ट्रेस कम होता है, जो तनाव है मानसिक वो कम होता है उससे, और दूसरा नींद अच्छी आती है। तो मैं यहाँ वो नींद और तनाव का ट्राइग्लिसराइड पे क्या प्रभाव पड़ता है वो थोड़ा यहाँ बता देता हूँ। ठीक। होता क्या है, जब आप तनावग्रस्त रहते हो, आप एंग्जाइटी में रहते हो, हर समय बेचैनी रहती है आप में, या फिर आप अवसाद में रहते हो, तो यहाँ 2-3 चीज़ें होती हैं। एक तो मान लो आप एंग्जाइटी की या डिप्रेशन की दवा लेते हो, तो उसमें से कई दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो आपके मेटाबॉलिज्म को धीमा कर देती हैं, आपको थोड़ा आलसी बना देती हैं और आपके शरीर में पानी वगैरह ज़्यादा इकट्ठा रहने लग जाता है, मांसपेशियाँ और आपकी कोशिकाएं हैं वो कम जागृत रहती हैं। तो आपका मेटाबॉलिज्म जो माइटोकॉन्ड्रिया पे डिपेंड होता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया का जो कार्य शैली है वो थोड़ी धीमी पड़ जाती है। तो उसके फलस्वरूप आपका कैलोरी का जो उपयोग है वो भी कम हो जाता है, तो वो आपके ट्राइग्लिसराइड को दवाइयाँ भी बढ़ाती हैं। एक तो ये होता है डिप्रेशन वगैरह की, एंग्जाइटी की, और दूसरा क्या होता है कि कोर्टिसोल नाम का हार्मोन रिलीज होगा। जो भी आपके शरीर में कोई किसी भी तरह का मानसिक तनाव होगा या शारीरिक तनाव होगा या भावनात्मक या इमोशनल जो हम कहते हैं, वो सब जब तनाव होंगे तो कोर्टिसोल रिलीज होगा। अब कोर्टिसोल क्या करता है कि कई अच्छी चीज़ें भी करता है आपके शरीर में, लेकिन वो क्या करता है, आपको तुरंत एक तो भूख लगा देता है, आपको अचानक लगता है कुछ खाऊं मैं। इसलिए जैसे डिप्रेशन में जो लोग रहते हैं या एंग्जाइटी में रहते हैं, वो कुछ ना कुछ खाने की इच्छा रहती है। और यूजुअली वो लोग क्या करते हैं कि उनको जो संतुष्टि किससे मिलती है, जब वो कुछ मीठा खाते हैं। तो वो रेडी टू
रेडीमेड जो फूड होता है वो खाएंगे, तुरंत खाने की इच्छा होगी और शीघ्रता से खाएंगे, जल्दी जल्दी चबा के खाएंगे, तो उसकी वजह से आपका जो आप कैलोरी लेते हो वो ज़्यादा लेते हो, तो आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है। ठीक इसी तरह से यदि आपको प्रॉपर तरीके से नींद नहीं आती तो भी आपके जो बॉडी के हार्मोन्स होते हैं वो सारे के सारे डिस्टर्ब रहते हैं, और आपका जो दैनिक जो आपका रूटीन है वो सारा का सारा नींद नहीं आने से डिस्टर्ब हो जाता है। आप वो रात को लेट सोते हो, सुबह लेट उठते हो, फिर जल्दबाजी में आप काम पर जाते हो, आप सुबह की और शाम की जो सूर्य का प्रकाश है उसकी रोशनी में नहीं आते, आपके शरीर को पर्याप्त मात्रा में न तो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं सूरज की वो मिलती हैं और न जो इंफ्रारेड मिलती हैं, तो आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो बिल्कुल स्लो मोड में चला जाता है और आपका शरीर कभी भी पूरी तरह से जागृत नहीं होता है, आपका शरीर सोया सोया सा रहता है अंदर से। तो उन सब की वजह से आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है। जी, अक्सर लोगों को सुबह जल्दी उठने में दिक्कत आती है, बहुत से लोग हैं, मतलब वो जल्दी भी सो जाते हैं फिर भी सुबह उठ नहीं पाते, वो एक एनर्जी डाउन सी फील करते हैं। क्या इसकी वजह भी कहीं ना कहीं ट्राइग्लिसराइड्स का प्रभाव है? नहीं, ट्राइग्लिसराइड की वजह से ऐसा नहीं होता है, इनकी वजह से ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाते हैं। अच्छा। उसका कारण जैसे ज़्यादातर देखा गया है, जैसे विटामिन डी की कमी होती है। विटामिन डी आपको लेजी बनाता है। विटामिन डी की कमी, जैसे मेरा अनुभव है कि आप 100 लोगों की जांच कराओगे तो 90 लोगों में विटामिन डी की कमी मिलेगी, 90 लोगों में उनकी आप खाने का विश्लेषण करोगे तो फाइबर की कमी मिलेगी, और दोनों के दोनों ही हमारे शरीर के जो अच्छा स्वास्थ्य है उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि दोनों की कमी है, दोनों प्लेंटीफुल अवेलेबल हैं। भाई आप फली वाली कोई भी सब्ज़ी खाइए, जो भी फलियां होती हैं, ग्वार फली है, सांगरी है, प्लस कोई भी फली हो, फली की सब्ज़ी खाइए आप, रिच होता है बिल्कुल ये। आप जो पल्प वाले फल खाइए, सब में होता है। इसबगोल का आप डायरेक्ट उपयोग कर सकते हैं, वो रिच होती है। हरी पत्तियों वाली जो भी सब्ज़ी खाइए, आप मैदे का उपयोग मिनिमाइज बिल्कुल कम से कम करो, बिल्कुल ही मतलब जहाँ तक पॉसिबल है मत करो, या बहुत ही न्यूनतम मात्रा में आप उपयोग करो। तो इन सब का बहुत हमारे स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा आप जैसे बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, सूरजमुखी के हैं, आपके कद्दू के बीज हैं, आपके चिया सीड हैं, आपके फ्लैक्स सीड, ये इनका सब का आप उपयोग करो। और अफोर्ड कर सकते हैं वो लोग अच्छी क्वालिटी के, जैसे ड्राई फ्रूट्स हैं, बादाम हैं, पिस्ता हैं, आपका अखरोट है, इन सब का उपयोग करें। और मान लो जो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो अनाज है, वो बहुत होता है ना, जो मिलेट्स के रूप में जो अनाज आता है, या जो कम पिसा हुआ अनाज आता है। आप चावल भी यूज़ करो तो ब्राउन वाले यूज़ करो, जो वाइट वनस्पति की, जो आपके जो बासमती होते हैं उसकी बजाय, तो उसमें फाइबर खूब होता है। तो हमारे पास बहुत सोर्सेज हैं जिसमें महंगे भी हैं और अफोर्डेबल भी हैं, तो दोनों तरह के, और हम इनका उपयोग में ले सकते हैं। जी, अक्सर लोग के पास एक्सक्यूजेज होते हैं कि हम सुबह दिन में ऑफिस में रहते हैं, सुबह वक्त नहीं होता, तो ऐसे लोगों के लिए कौन सा समय ठीक है विटामिन डी की सोर्स के लिए? नहीं, उनको देखिए जो ज़्यादा मान लो धूप में नहीं बैठ सकते ना, तो उनको तो देखिए सप्लीमेंट लेना चाहिए, इसमें कोई भूल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत वाइटल होता है शरीर के अंदर। और बाकी जो अफोर्ड कर सकते हैं या उनके जीवन में ऐसा संभव है तो धूप में बैठें, जब भी मौका मिले तो सूरज उगने के 3 घंटे बाद की धूप में रहें। बाकी जब भी मौका मिले मकान से, ऑफिस से थोड़ा बाहर निकलें, चाहे आप 15-20 मिनट सुबह शाम भी यदि बाहर रहते हैं, घर से बाहर अच्छी तरह से रहते हैं, तो आपका शरीर फिर एक दिन के लिए अच्छा एक्टिव रहता है। मैं नहीं कहता हूँ कि 2-2, 5-5 घंटे बाहर रहो, आप 20-25 मिनट सुबह, 15-20 मिनट सूर्यास्त से पहले, इवनिंग के अंदर करीब 5 बजे के आसपास आप 15-20 मिनट ज़रूर बाहर निकलो। इसको एक आदत बना लो अपनी। काम कर रहे हो तो 15-20 मिनट तो आप बीच में ब्रेक ले ही सकते हो, तो ब्रेक ऐसे टाइम पे ले हो कि 20-25 मिनट आप धूप में जब भी मौका मिले, दिन में 2 बार तो कम से कम बाहर रहो। जी, कुछ गुड फैट्स भी होते हैं जैसे ऑलिव ऑयल, नट्स वगैरह, वो तो अभी मैंने बात किया, जैसे नट्स सारे के सारे आगे जो अफोर्ड कर सके, ऐसे ही ऑलिव ऑयल है वो भी अफोर्ड कर सके, उनको लेना चाहिए। क्योंकि जो रियल ऑलिव ऑयल होता है ना, हर एक ऑलिव ऑयल काम नहीं आएगा, ऑलिव का वही तेल आएगा जिसको एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल कहते हैं जी। और वो जो बिल्कुल आपके ब्राउन या डार्क कलर की बोतल के अंदर होता है, और यदि आप खरीदो तो ध्यान रखो उसको बिल्कुल अंधेरे में रखना होता है। आप घर में रखो तो आप उसको ट्यूबलाइट की रोशनी में भी वो नहीं जाना चाहिए जी।
हालांकि मैं नहीं कह सकता कि आजकल जो LED की रोशनी है वो कितना प्रभाव पड़ता है उसके ऊपर। जो पहले जो बल्ब आते थे उसमें तो इंफ्रारेड रेज होती थी, तो वो ओलिव ऑयल को ख़राब कर देती थी। आजकल जिस तरह की LED लाइट आई तो हो सकता है वो इतना नुकसान नहीं करें, फिर भी सावधानी के तौर पे बेटर ये है कि उनको थोड़े अंधेरे बंद रोशनी होता है ना, अंधेरे के अंदर ही उसका यूज़ करो आप, उसके जो कंटेनर है उसको वहीं रखो आप। जी। चैट बॉक्स में एक सवाल है पार्थ का, ट्राइग्लिसराइड कितने तक हाई होता है और अगर 250 है तो क्या इलाज करें? देखो पार्थ, मैंने अभी बताया था कि 150 तक तो ये नॉर्मल आता है, 199 तक इसको बॉर्डरलाइन हाई कहते हैं, 500 तक मॉडरेटली हाई कहते हैं, और 500 से ऊपर चला जाए तो उसको रियल हाई कहते हैं, वेरी हाई। तो मेडिसिन का मैं तो कहूँगा कि आपका 500 से ऊपर जाए तो आप उपयोग करो, और आपका 250 के आसपास यदि आया है तो मैं कहूँगा कि आप अपने जीवन शैली को बदलने की कोशिश करो, और पहले आप उसको मौका दो। और दूसरा ये पता करो कि आपकी फैमिली में आपके मम्मी पापा के यदि ट्राइग्लिसराइड हाई हैं कि नहीं। यदि फैमिली में हाई हैं तो फिर आप एक कुछ समय के लिए दवा ले सकते हो, थोड़े टाइम के लिए, लेकिन परिवर्तन आपको अपने लाइफस्टाइल में करना ही पड़ेगा। जी। आखिरी सवाल है साक्षी जी का, घर पर नापी जाने वाली होम टेस्टिंग किट्स ट्राइग्लिसराइड्स मापने के लिए कितनी भरोसेमंद होती हैं? मेरी समझ में घर पे तो शुगर नापा जा सकता है, ट्राइग्लिसराइड वाली किट जो है, मैं तो अभी ये इंडिया में तो कोई ज़्यादा इसका उपयोग है नहीं, तो मेरा इसमें डायरेक्ट कोई अनुभव नहीं है। यहाँ तो सब लैब में नापी जाती है, मेरी समझ में घर पे नहीं नापी जा सकती, और है तो इतनी रिलायबल नहीं होनी चाहिए, सुना नहीं है उसका। क्या बात है। जाने से पहले कुछ विशेष एडवाइस आप देना चाहें युवाओं को भी, एडल्ट्स को भी, इससे बचने के लिए, बैलेंस डाइट के लिए? देखिए, मैं थोड़ा उसके बियॉन्ड ही जाना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ, मैंने जैसे इस वार्ता की शुरुआत में कही कि हम इस धरती पर विलुप्ति के कगार पे हर क्षण खड़े हैं। मतलब इसको आप कभी भी ध्यान से देखिएगा। आप इमेजिन कीजिए, मान लो 4 साल बारिश नहीं हो तो हम लोग प्यासे मर जाएंगे। यानी पृथ्वी पर जीवन का होना एक आश्चर्य की बात है, निश्चितता नहीं है। ये एक आश्चर्य है कि इस धरती पे जीवन है, और उस जीवन को हम लोग रोज़ाना नष्ट कर रहे हैं। जीवन का जो हमारा आधार है उसको हम लगातार हमारे जो पर्यावरण को नष्ट कर रहे हैं। और आज जो लोग पर्यावरण की बातें करते हैं उनको लोग पता नहीं किस किस तरह से गालियां देते रहते हैं कि ये नॉनसेंस बात करते हैं, ये डर फैलाते हैं, इनका एजेंडा है, ये इसके विरोधी हैं, ये उसके विरोधी हैं। ऐसा नहीं है, जीवन यहाँ खतरे में है, तो पृथ्वी की देखभाल हम लोगों को करनी है। आज मेरे पास से मेरे एक दोस्त आए तो मैंने कहा कि ऐसी ऐसी दुनिया में गड़बड़ हो रही है। उसने कहा कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, 5-7 साल तो होगा नहीं, और अपनी तो ज़िंदगी, मैं तो 75 साल का हो गया हूँ, 5-7 साल बाद में कुछ ही हो, मुझे क्या लेना देना। तो एक ये भी थॉट होती है, लेकिन ये पॉजिटिव थॉट नहीं है जी। ठीक है ना, हमें इस पृथ्वी को संवार के रखना है। तो मेरा ये कहना है कि हम क्रोनिक ईटर हो गए, हमें एक्यूट एपेटाइट में जाना चाहिए। यानी हमें एक होता है ना कि मैं खाता ही रहूँगा, नो, मैं नहीं खाऊँगा। आपको ये ज़्यादा डिटर्मिनेशन रखना चाहिए। हम बच्चों को माँ क्या सिखाते, बेटा खा, नो, बच्चे की बायोलॉजिकल एपेटाइट को हम बचपन से ही नष्ट कर देते हैं। तो उसकी बायोलॉजिकल एपेटाइट नहीं होकर समय के साथ मेंटल एपेटाइट में कन्वर्ट हो जाती है। और वो अनफॉर्चुनेटली चूँकि 1-1, 2-2 बच्चे होते हैं तो माँ का इतना उन पे लाड होता है कि वो उसको खिला करके हर बात में उसके पीछे प्लेट लेके घूमती रहती हैं। तो वो लॉस ऑफ बायोलॉजिकल एपेटाइट होने से वो बच्चा क्रोनिक फीडिंग हैबिट में चला जाता है कि मुझे कुछ न कुछ चाहिए, थोड़ी सी बात हो गई वो कुछ खाएगा, और ओवर ईटिंग में रिजल्ट हो जाता है। हाँ, खाली बैठा है तो कुछ नहीं खाएगा, कोई थोड़ा सा एग्जाम आ गया तो उसको खाएगा, कोई स्ट्रेस आ गया, कहीं जल्दी जाना है तो खाएगा। तो वो जबकि एपेटाइट हमारी एक्यूट होनी चाहिए, यानी मैं अभी खाऊंगा और फिर मैं इतने बजे बाद में 12 घंटे बाद में खाऊंगा। तो वो हमें हमारी आदत डेवलप करनी चाहिए। हमें हमारे खाने के अंदर एक बैलेंस रखना चाहिए, और हमें इस जीवन में एक उद्देश्य होना चाहिए कि भाई मैं तकरीबन 100 साल तक अपनी हेल्थ और अपनी मेंटल फिजिकल हेल्थ के साथ करीब 100 साल तक की मैं ज़िंदगी, एक प्रोडक्टिव लाइफ, एक उत्पादक जीवन जीऊँ। और उसके लिए मेरी नंबर प्रायोरिटी वही होनी चाहिए। मेरी टॉप प्रायोरिटी मेरी कार, मेरा शानदार मकान, मेरा मतलब मोटी SIP जो हम करते हैं वो, या जो किस्तें चुका रहे हैं, हमारी ज़िंदगी उससे के बियॉन्ड हमें प्लान करना पड़ेगा। और हमें लाइफ के
जो मिनिमलिस्टिक लाइफ है, न्यूनतम आवश्यकताएं हैं उनको पूरी करने के बाद में फिर हमें अननेसेसरी की लालसाओं के पीछे, चीज़ों को इकट्ठा करने के पीछे नहीं भागना चाहिए। इससे कहीं किसी को कुछ मिला नहीं है, अंत में वो भटक के वहीं पर आते हैं, फिर वहीं लौट के आना होगा, यार ने ऐसी रिहाई दी है। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस कमाल की वार्ता के लिए। हम मिलेंगे अगले हफ्ते फिर, सेम टाइम सेम प्लेस, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर।